हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट और बॉडीज को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन कहते किसे। उसके बाद इसके फंक्शन को देखेंगे और फिर आज के कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन इलेक्शन कमीशन को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर दोस्तों हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या पोस्ट को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, किसी भी देश में गवर्नमेंट को गवर्नेंस करने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशन या पोस्ट को स्टैब्लिश करने की आवश्यकता होती है। अगर उस इंस्टीट्यूशन या पोस्ट का मेंशन वहां की कॉन्स्टिट्यूशन में है तो वो पोस्ट या इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, और जो बाकी इंस्टीट्यूशन या पोस्ट होंगे गवर्नेंस में हेल्प करने के लिए वो सभी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट या इंस्टीट्यूशन हो जाएंगे। इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे देश में एक पोस्ट है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसका मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 पे दिया हुआ है, इसलिए यह पोस्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। ऐसे ही अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है क्योंकि उनका मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। ऐसे ही इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन या फिर यूपीएससी, ये जो सभी इंस्टीट्यूशन है इनका मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, और इसलिए ये सारे इंस्टीट्यूशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में एस्टेब्लिश हुए हैं। अब हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को फर्दर दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक स्टैट्यूटरी बॉडी और दूसरी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी। सबसे पहले हम स्टैट्यूटरी बॉडी को समझने की कोशिश करते हैं। स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडी होते हैं या वो पोस्ट होते हैं जिनका एस्टेब्लिशमेंट किसी एक्ट को पास करके किया जाता है। इसे भी एक एग्जाम्पल समझते हैं। हमारे देश में एक पोस्ट है चीफ विजिलेंस कमिश्नर की। अगर इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करें दोस्तों, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट 1964 में ही हो गया था, लेकिन इसके एस्टेब्लिशमेंट के टाइम पे ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर स्टैट्यूटरी पोस्ट नहीं थी। लेकिन 2002 अराउंड 2002 के इसको एक एक्ट पास करके एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ऐसे ही हमारे देश में एक पोस्ट है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की, जिसका एस्टेब्लिशमेंट आरटीआई एक्ट को पास करके किया गया है। अब दोस्तों हम एग्जीक्यूटिव बॉडी को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जिन इंस्टीट्यूशन या पोस्ट का एस्टेब्लिशमेंट ना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल में अमेंडमेंट करके ना किसी एक्ट को पास करके किया जाता है, उसे हम एग्जीक्यूटिव बॉडी कहते हैं। जैसे हमारे देश में एक इंस्टीट्यूशन पहले था जिसे हम प्लानिंग कमीशन कहते थे। दोस्तों, इसका एस्टेब्लिशमेंट इसका मेंशन ना किसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है और ना इसको एस्टेब्लिश करने के लिए किसी एक्ट को पास किया गया था। इसे सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, और 2014 में इसको टर्मिनेट करने के बाद जब नीति आयोग का भी गठन किया गया तो वो इंस्टीट्यूशन भी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी के रूप में एस्टेब्लिश किया गया था। यहाँ पर दोस्तों हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी को समझ लिया है। अब हम फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन इलेक्शन कमीशन को आगे हम समझेंगे। अगर इलेक्शन कमीशन की बात करें दोस्तों, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल, इंडिपेंडेंट और परमानेंट बॉडी है, जिसका मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में दिया हुआ है। आगे दोस्तों हम इलेक्शन कमीशन के कंपोजिशन, इनके मेंबर्स को अपॉइंट कौन करता है और इनके मेंबर्स के रिमूवल का प्रोसीजर क्या है, और उसके बाद इनके पावर और फंक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमें एक चीज समझना होगा कि इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन दो डिफरेंट बॉडी है और सेपरेट बॉडी है। स्टेट इलेक्शन कमीशन की सब ऑर्डिनेट बॉडी नहीं है, ये स्टेट लेवल की बॉडी है, वाइल इलेक्शन कमीशन एक सेंट्रल लेवल की बॉडी है। जहां स्टेट इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन को गवर्न करने की या उन्हें एडमिनिस्टर करने की, वहीं इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को एडमिनिस्टर करने की। स्टेट इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर होते हैं उन्हें अपॉइंट करने वाली अथॉरिटी अलग है, और जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर होते हैं उन्हें अपॉइंट करने वाली अथॉरिटी अलग है, जिसे कि हम आगे आने वाले टाइम पे देखेंगे। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो आज के डेट में एक मल्टी मेंबर बॉडी है, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। लेकिन दोस्तों शुरुआत से ऐसा सी नहीं था। अगर हम इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1950 में इलेक्शन कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट होता है, और उस टाइम ये एक सिंगल मेंबर बॉडी के रूप में एस्टेब्लिश किया जाता है,
और 1989 तक ये एज ए सिंगल मेंबर बॉडी ही वर्क करता है। उस टाइम एक दोस्तों एक्ट आता है 61st अमेंडमेंट एक्ट, जिसके थ्रू जो इलेक्टर्स की जो एज होती है, जो एलिजिबिलिटी एज होती है, वो 21 से कम करके 18 ईयर्स कर दिया जाता है, जिससे नंबर ऑफ वोटर्स बढ़ जाते हैं और इलेक्शन कमीशन पे थोड़ा वर्कलोड भी बढ़ जाता है। तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने उस टाइम 1989 में इलेक्शन कमीशन को फर्स्ट टाइम मल्टी मेंबर बॉडी के रूप में कन्वर्ट कर देता है और 2 एडिशनल मेंबर को इलेक्शन कमीशन में ऐड कर दिया जाता है। और ये मल्टी मेंबर बॉडी केवल 1990 तक ही रहता है। 1990 में गवर्नमेंट अपने डिसीजन को दोबारा रिवर्ट कर देती है और मल्टी मेंबर बॉडी से अगेन रिवर्ट करके एक सिंगल मेंबर बॉडी के रूप में कन्वर्ट कर देती है। लेकिन 1993 में गवर्नमेंट दोबारा ये डिसीजन लेती है और उस टाइम से लेके अभी तक इलेक्शन कमीशन मल्टी मेंबर बॉडी बना हुआ है, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। इनको अपॉइंटमेंट करने वाली अथॉरिटी प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट द्वारा ये प्रेसिडेंट द्वारा ये अपॉइंट किए जाते हैं। और इसके अलावा इनकी जो सर्विस की कंडीशन, जो कंडीशन ऑफ सर्विस या जो टेन्योर डिसाइड करने का है, वो प्रेसिडेंट द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। आज की डेट में इनका जो टेन्योर, जो कंडीशन है टेन्योर की, वो 6 ईयर्स तक इस पोस्ट पे बने रह सकते हैं या फिर 65 एज उनके होने तक वो इस पोस्ट पे बने रह सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम इलेक्शन कमीशन की हायरार्की को समझ लेते हैं। एक सेंट्रल लेवल पे अगर देखें तो एक हमें पता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। इसके अलावा डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है, वो उसके डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है, यानी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम स्टेट लेवल पे हैं तो स्टेट लेवल पे जो हेड करता है प्रेसिडेंट द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है, जिसे हम चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कहते हैं। उसके नीचे अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चीफ रिटर्निंग ऑफिसर होता है, जो जनरली उस डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर ही एज ए चीफ रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में एक्ट करता है। और चीफ रिटर्निंग ऑफिसर ही जो और कॉन्स्टिट्यूंसी होती है वहां पर रिटर्निंग ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं। और उसके नीचे आए तो बूथ लेवल पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, जो वो हर बूथ को हेड करता है। इस स्लाइड में दोस्तों वही बातें हैं जो भी मैं थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर मेंशन की है कि 1950 में इलेक्शन कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट होता है और 1989 तक ये सिंगल बॉडी के रूप में ऐड करता है। और 1989 से 1990 तक लगभग 1 साल तक ये मल्टी मेंबर बॉडी के रूप में ऐड करता है और दोबारा इस डिसीजन को रिवर्ट करके गवर्नमेंट इसको सिंगल मेंबर बॉडी के रूप में कन्वर्ट कर देती है। और 1993 से लेके अभी तक इलेक्शन कमीशन मल्टी मेंबर बॉडी के रूप में ही एस्टेब्लिश्ड है। इलेक्शन कमीशन के पावर और फंक्शन की बात करें तो दोस्तों इलेक्शन कमीशन की जो सबसे बड़ी पावर मुझे लगती है वो है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इनकी, क्योंकि दोस्तों इन्हें रिमूव करना उतना ही टफ है जितना कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को। और इनको रिमूव करने के लिए वो ही मैनर भी होगा और साथ ही साथ वो ग्राउंड भी होगा। दोस्तों यहाँ पर हमें ये समझना है क्या सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल के लिए क्या ग्राउंड होता है और उन्हें रिमूव करने का प्रोसेस क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए दोस्तों आपके पास 2 ही ग्राउंड होते हैं, प्रूव मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी। और इनको प्रूव करने के लिए आपको पार्लियामेंट में एक मोशन को पास करना पड़ेगा और वो भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में आपको स्पेशल मेजोरिटी के साथ उस मोशन को पास करना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों स्पेशल मेजोरिटी कितनी होती है? स्पेशल मेजोरिटी हमें पता है कि 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर प्रेजेंट एंड इट शुड नॉट बी लेस देन मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, मींस टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा एंड आल्सो 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये मेजोरिटी को अचीव करना दोस्तों आसान नहीं होता और इसलिए इनकी पोस्ट को एक सिक्योरिटी मिलती है जिससे इन्हें किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा आसानी से इन्हें हटाया नहीं जा सकता। अगर अदर फंक्शन की बात करें तो इनके फंक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, दूसरा एडवाइजरी फंक्शन और तीसरा क्वासी जुडिशियल फंक्शन। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन की बात करें तो इसमें जैसे इलेक्शन कमीशन द्वारा डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया जाता है, इलेक्टोरल रोल्स को तैयार किया जाता है, इलेक्शन को गवर्न किया जाता है, उनको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। और जो उस टाइम जो इलेक्शन कर जो भी मशीनरी इलेक्शन में बिजी होती हैं
उनको सुपरवाइज करने की पावर भी इलेक्शन कमीशन के अंदर आ जाती है। इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके रजिस्ट्रेशन में भी इलेक्शन कमीशन की भूमिका होती है। अगर एडवाइजरी फंक्शन की बात करें दोस्तों, तो इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों को एडवाइज करता है जब किसी एमपी या एमएलए को डिस्क्वालीफाई करना हो। इसके लिए दोस्तों जैसे किसी इलेक्शन में रिगिंग होती है या फिर किसी माल फंक्शन की वजह से एक कोई गलत मेंबर चुन लिया जाता है, तो वहां पर इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर है कि प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकता है या गवर्नर को एडवाइस कर सकता है कि उस एमपी या एमएलए को रिमूव किया जाए। अगर क्वासी जुडिशियल फंक्शन की बात करें दोस्तों, अगर किसी दो पार्टीज के बीच में किसी सिंबल को लेके कोई डिस्प्यूट होता है, तो वहां पर इलेक्शन कमीशन की भूमिका आती है और वो इस डिस्प्यूट से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो इलेक्शन कमीशन द्वारा सॉल्व की जाएंगी। इस वीडियो में दोस्तों हमने लगभग इलेक्शन कमीशन को काफी हद तक समझ लिया है ब्रीफ में। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को समझेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही।